मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल के एक नए क्लास के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से परिवहन क्या है, परिवहन जाल क्या होता है, परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और परिवहन के कौन कौन से प्रकार हैं, और फिर इसके बाद में विश्व स्तर पर जो परिवहन मार्ग हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। परिवहन, आप जानते हैं कि परिवहन को तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परिवहन एवं संचार को परिवहन एक प्रकार की सुविधा या सेवा है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और संपत्ति को, मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है। अगर हम परिवहन के इतिहास को देखें तो सभ्यता के प्रारंभिक चरण में मनुष्य स्वयं एक परिवहन का साधन था। वो एक स्थान से किसी वस्तु या पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले जाता था, फिर दूसरे स्थान पर उस वस्तु या पदार्थ को अपने स्थान पर ले आता था। यानी मनुष्य जो एक प्राकृतिक अवस्था में था वो स्वयं एक परिवहन के साधन के रूप में काम करता था। चूँकि सड़क मार्गों का विकास, जल मार्गों का विकास, वायु मार्गों का विकास उस समय नहीं था, इसलिए मनुष्य जिस रास्ते से होकर के चलता था वहाँ पर पगडंडियाँ बन जाती थी और वही मनुष्य के लिए एक रास्ते का काम, परिवहन मार्ग का काम करते थे। इसके बाद में जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, परिवहन के साधन के रूप में पशुओं को सम्मिलित कर लिया गया। पशुओं का जब पालतूकरण किया गया, पशुओं को पाला गया, तो उनको एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के लोग, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया के एस्किमो, सेमायड, याकूत, ये सब लोग ध्रुवीय कुत्तों को और रेंडियर का प्रयोग बिना पहिए की गाड़ी को खींचने के लिए करते थे, स्लेज के रूप में करते थे। इसी प्रकार से जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते थे, चाहे सहारा का मरुस्थल हो या राजस्थान का मरुस्थल हो, वहाँ पर ऊँटों के माध्यम से सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जाता था। यानी वही एक परिवहन के साधन थे। हमारे उत्तर भारत में बैलों का प्रयोग किया जाता था, गाय के बछड़ों का प्रयोग किया जाता था परिवहन के साधनों के रूप में। इसके बाद में जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, सबसे पहले बैलगाड़ी बनी, फिर उसका एक संशोधित स्वरूप हुआ, फिर बैलगाड़ी को जो है पशुओं से खींचा जाने लगा, और उसके बाद में 18वीं शताब्दी के बाद में जैसे परिवहन के क्षेत्र में एकाएक क्रांति आ गई, जैसे ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होता है। भाप के इंजन के परिणाम स्वरूप रेल गाड़ी चलने लगी, फिर उसके बाद में नए नए मोटर कार, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, ट्रेन, मेट्रो, क्या कहते हैं, वायु मार्ग द्वारा जो है, हवाई जहाज़ के द्वारा तमाम जो है साधनों का विकास वर्तमान समय में हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस क्षेत्र में हम इस पूरे पृथ्वी पर अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का अगर हम अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि जिन देशों में परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी है, जहाँ पर उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी के साथ हुआ है। और जिन देशों में परिवहन के साधनों का समुचित विकास नहीं हुआ है, या सड़क मार्गों, वायु मार्गों, रेल मार्गों का विकास समुचित ढंग से नहीं हुआ है, वो देश अभी भी विकास के अवस्था में पिछड़े हुए हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्री को देख लीजिए, वहाँ पर बहुत से दुर्गम क्षेत्रों पर अभी यातायात के साधनों का प्रयोग नहीं हो पाया है। ना तो वहाँ पर परिवहन मार्ग बने हुए हैं और ना वहाँ पर यातायात के कोई साधन उपलब्ध है। इसी प्रकार से अगर हम भारत में ही देखें या उत्तर प्रदेश में ही का लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजिया, नोएडा, मेरठ, हापुड़, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों में परिवहन मार्ग बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुए हैं। अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं
और उन पर अच्छे अच्छे यातायात के साधन चल रहे हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। और वो क्षेत्र अगर हम उनका रेशियो देखें तो वो क्षेत्र बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ गए हैं। वो विकसित जिलों के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि आप देखिएगा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये तराई रीजन के जो ज़िले हैं वहाँ पर परिवहन सुविधाओं का अभी भी बहुत अभाव पाया जाता है। जो भी परिवहन मार्ग बनाए गए हैं उन पर यातायात साधनों की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बहुत लो है। तो वो क्षेत्र विकास की दृष्टि से अभी भी बहुत पीछे हैं। ज़्यादातर तराई क्षेत्र के जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, आकांक्षी जनपदों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से परिवहन प्रणाली किसी भी देश के विकास स्तर का एक प्रमुख सूचक होता है। जिस देश की परिवहन प्रणाली बहुत ही अच्छी होगी, सुव्यवस्थित होगी, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर निश्चित रूप से आर्थिक क्रियाकलापों की सघनता बढ़ जाती है, नए नए उद्योगों का जन्म हो जाता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, नए सेंटर, सर्विस सेंटर स्थापित हो जाते हैं। और जो क्षेत्र परिवहन की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं या वहाँ पर लो एक्सेसिबिलिटी है, वो क्षेत्र विकास की दृष्टि से भी आज वर्तमान समय में पिछड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसी परिवहन का अध्ययन करते हैं। आप देखेंगे कि परिवहन किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। ये देश के दुर्गम स्थानों को देश के सुगम स्थानों यानी एक्सेसिबिलिटी वाले क्षेत्रों को जोड़ने का भी काम करते हैं और इनके कारण देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान होती है। जिस तरह हमारे शरीर में रक्त शिराओं का काम होता है, उसी प्रकार से परिवहन मार्ग भी होते हैं जिन पर यातायात के साधन गमन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी रक्त का गमनागमन होता है, उसी प्रकार से यातायात साधनों का गमनागमन परिवहन मार्गों पर ही होता है। तो उसी से देश की अर्थव्यवस्था गतिशील होती है और हमारे रक्त के प्रसंचरण से हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो भी गतिशील होता है। दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। तो चलिए कुछ अवधारणाओं को जान लेना जरूरी है। आपने देख लिया, एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ फिर से। परिवहन एक सुविधा है, सेवा है, जिसके माध्यम से वस्तु, तत्व, पदार्थ या संपत्ति या मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसे हम ले आते हैं। यही जो है परिवहन कहलाता है। चलते हैं, हम देखते हैं और भी इसकी अवधारणा। एक चीज़ आप ये जानना है, परिवहन जाल। कुछ चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। परिवहन जाल क्या होता है? विभिन्न मार्ग एक दूसरे को किसी एक केंद्र बिंदु पर काटते हैं और किसी भी देश या प्रदेश में परिवहन मार्गों का जो एक विन्यास बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, उसी को हम परिवहन जाल के नाम से जानते हैं। कई परिवहन मार्ग एक स्थान पर आकर के मिल सकते हैं, कई बड़े परिवहन मार्गों को छोटे छोटे परिवहन आपस में काट सकते हैं। तो ये सब जो एक प्रारूप, एक संरचना बनती है, उसी को ही हम परिवहन जाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ये प्रदेश है, अब इसमें यहाँ पर कई परिवहन मार्ग आते हैं, ये जंक्शन के रूप में बन जाता है। अब यहीं से एक रेल मार्ग भी जाता है, यहीं से हवाई मार्ग भी जाता है। अब इन मार्गों को आपस में भी काटने वाले कई बिंदु होते हैं, यहाँ से आते हैं, कुछ यहाँ से आते हैं, कुछ यहाँ से जाते हैं, कुछ यहाँ से जाते हैं, कुछ यहाँ से जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसी को हम परिवहन जाल कहते हैं या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं। अगला बिंदु है, इसी में दो चीज़ें और जाननी है आपको, नोड या वर्टेक्स, और एक और होता है एडिज, EDGES। इसका मतलब ये होता है केंद्र बिंदु, नोड, और इसका मतलब होता है भुजा। अब इसको हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। जब कई परिवहन मार्ग किसी एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं, जैसे कोई परिवहन मार्ग यहाँ पर आया और कोई यहाँ पर आया, कोई यहाँ से आया और फिर एक रेल मार्ग भी इधर की तरफ ऐसे से आ गया, ठीक। तो ये जो बिंदु होगा
इसी को हम नोड कहते हैं। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो भुजा होती है, जैसे ये भी कहीं जाएगा, ये भी कहीं आएगा, तो दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली भुजा होती है उसको हम भुजा या एडीजीएस एडिस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नोड यानी केंद्र बिंदु क्या होता है और भुजा क्या होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। शायद में ये क्लियर हो गया होगा कि परिवहन क्या है, परिवहन जाल क्या है, भुजा क्या है। अब आगे की तरफ चलते हैं। परिवहन या परिवहन मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। परिवहन मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कैसे फैक्टर हैं जो परिवहन मार्ग को प्रभावित करते हैं। तो पहले ही है स्थलाकृति या हम कह सकते हैं भूमि की बनावट या रिलीफ। स्थलाकृति परिवहन मार्ग को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। जो क्षेत्र समतल नहीं होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, बीहड़ होते हैं, या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं या पठारी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर परिवहन मार्ग को जब विकसित किया जाता है तो उनको बनाने में बहुत सी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। दूसरी तरफ ऐसे भूभाग जो बिल्कुल समतल हैं, प्लेन हैं, एक समतल सतह के रूप में स्थित हैं, वहाँ पर परिवहन के मार्गों का विकास समुचित ढंग से आसानी के साथ किया जा सकता है। जैसे उत्तर भारत को हम ले सकते हैं, वहाँ पर परिवहन मार्गों का बहुत तेज़ी के साथ विकास हुआ है। सड़कें चौड़ी चौड़ी बनी हुई हैं, तमाम छोटे छोटे भी परिवहन मार्ग बने हुए हैं, रेल मार्गों का विकास हुआ है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो वहाँ पर परिवहन के साधनों का या परिवहन मार्गों का उतना तेज़ी के साथ विकास नहीं हो पाया है। तो एक स्थलाकृति ऐसा कारक है जो परिवहन मार्गों को प्रभावित करता है। दूसरा है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन। जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होती है, क्योंकि परिवहन के जो विभिन्न साधन होते हैं वो वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने के साथ साथ पैसेंजर को भी लाते ले जाते हैं। तो यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत विरल पाई जा रही है तो वहाँ पर अगर हम परिवहन मार्गों का विकास भी कर देंगे तो वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी कम जनसंख्या जिन क्षेत्रों में निवास होती है वहाँ पर परिवहन मार्गों का विकास करना बहुत ज़्यादा उपयोगी या लाभप्रद नहीं होता है, क्योंकि उससे एक आर्थिक गतिविधि तो संचालित हो जाएगी, परंतु जो है उसके द्वारा कोई इनकम सरकार को नहीं प्राप्त होगी। इसलिए उन क्षेत्रों पर जहाँ जनसंख्या का अभाव पाया जाता है उन क्षेत्रों पर परिवहन मार्गों का भी विकास बहुत कम किया गया है। अगला है पूंजी। तीसरा है पूंजी। परिवहन मार्गों का विकास करने के लिए एक बहुत बड़े लागत की आवश्यकता होती है। किसी भी हाईवे को बनाना होगा या ग्रामीण सड़कों को ही बनाना होगा या जिला पंचायत की सड़कों को बनाना होगा, तो उसको भी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी इनकम की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत होती है। तो एक पूंजी भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है। जब सरकार के पास इनकम होगी, पूंजी होगी, तभी वो जो है यातायात के साधनों का और परिवहन मार्गों का विकास अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगला है व्यापार। इस चीज़ को आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। व्यापार का मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात जो किया जाता है विभिन्न परिवहन के साधनों के माध्यम से, वो व्यापार होता है। इसमें ये होता है कि किसी एक स्थान पर किसी वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन होता है विशिष्टीकरण के चलते,
और दूसरे क्षेत्र में उस वस्तु या तत्व की कमी होती है, और इन्हीं दोनों के कारण, मांग और पूर्ति के कारण, व्यापार का जन्म होता है। तो इन व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी बहुत से परिवहन मार्गों का निर्माण किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में बहुत से परिवहन मार्गों का विकास इसी के चलते हुआ है, व्यापारिक गतिविधियों के चलते ही हुआ है। व्यापारिक गतिविधियों के चलते जो है हुआ है वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास। तो व्यापार भी परिवहन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। जैसे जिस क्षेत्र में सोने की खानें या भ्रक या कोयला या मैग्नीज बॉक्साइट की खानें खोदी जाती हैं, वहाँ पर आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, कई उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, और उन उद्योग धंधों को जो मटेरियल तैयार होता है उनको बाज़ार में विक्रय करने के लिए परिवहन के साधनों का भी विकास करना पड़ता है। इसलिए व्यापार भी जो है परिवहन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। परिवहन के प्रकार। या परिवहन का माध्यम या परिवहन के प्रकार हम कह सकते हैं। तो परिवहन जो मार्ग हैं मुख्य रूप से, एक तो पहले जान लीजिए कि जल मार्ग, जल या समुद्री, इसको सीधा हम लिख सकते हैं महासागरीय मार्ग, पहला साधन। या हम इसको कहेंगे जल परिवहन। ये दो प्रकार का होता है। पहला ये होता है महासागरीय मार्ग, महासागरीय या समुद्री मार्ग, और दूसरा होता है ये आंतरिक जलीय मार्ग। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो नहरें और दूसरा नदियां। अब चलते हैं दूसरा, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन भी दो प्रकार का होता है। एक स्थल परिवहन रेल मार्ग, और दूसरा होता है सड़क मार्ग। अब इसके बाद में तीसरा है वायु परिवहन, और चौथा है पाइप लाइन। इनको संक्षेप में आप जान लीजिए। जब किसी व्यक्ति को छोटी दूरियां तय करनी होती हैं, कम समय में छोटी दूरियां तय करनी होती हैं, तो उसके लिए सड़क मार्ग का हम प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी यदि प्रतिदिन तय करनी होगी, तो वो मुख्य रूप से सड़क मार्ग का ही प्रयोग करेगा 25-30-50 किलोमीटर के आसपास। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर स्थल परिवहन करना होगा, तो वो जो है रेल मार्ग, लंबी दूरियों को और अधिक भार ढोने के लिए रेल मार्गों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इस पर देखेंगे तो स्थलीय भाग पर देखेंगे। दूसरा जलीय भाग पर महासागरीय मार्ग या समुद्री मार्ग, ये बहुत लंबी दूरी तय करने वाले मार्ग होते हैं। जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है, तो उस अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देश में विक्रय करने के लिए लंबे लंबे समुद्री मार्गों की दूरी तय करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में महासागरीय मार्ग या समुद्री मार्गों का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक मार्ग या जलीय मार्ग, इसमें भी छोटी दूरियों के लिए आवागमन होता है, लेकिन कुछ नहरें ऐसी नहरें हैं जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जैसे स्वेज नहर और पनामा नहर। तो इन नहरों के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर एक देश से दूसरे देश को भी व्यापार किया जाता है। इनका महत्व बड़े समुद्री मार्गों से कम नहीं है। इसको अभी हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। आगे है वायु परिवहन, हल्की चीज़ें और लंबी दूरी।
जिनके पास पूंजी अधिक होती है वो ज़्यादातर वायुमार्ग का ही प्रयोग करते हैं। और फिर है पाइपलाइन। पाइपलाइन का प्रयोग मुख्य रूप से खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादों को, जो भी उसके तरल पदार्थ के रूप में होते हैं, उनके परिवहन के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। खासकर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाइपलाइन डेवलप है इसको हम पढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम आज मुख्य रूप से इसी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, चूँकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, लगभग 2 कक्षाएँ या 3 कक्षाएँ इसकी हो सकती हैं, इसलिए हम आते हैं सबसे पहले महासागरीय मार्गों को आज हम समाप्त करते हैं। कौन कौन से महासागरीय मार्ग हैं पूरे विश्व में। तो चलते हैं जल परिवहन, आते हैं मुख्य रूप से आज का जो टॉपिक होगा, जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे हम, जल परिवहन, वाटरवे या वाटर ट्रांसपोर्ट। तो अभी हमने बताया था कि जो जल मार्ग है उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समुद्री मार्ग या महासागरीय मार्ग जो लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, और दूसरा नहरें और नदियां। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पहले अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जल परिवहन में समुद्री या महासागरीय जल मार्ग। पहला है समुद्री या महासागरीय जल मार्ग, यह आपका है फर्स्ट। अब इसके अंतर्गत हम आते हैं पहला, जो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है उसको देखते हैं। वो है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वाटरवे। यह जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अभी इसको हम मानचित्र पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इसकी कुछ विशेषता जान लीजिए। ये विश्व के 2 विकसित क्षेत्रों को जोड़ने वाला महासागरीय मार्ग है। पूरे विश्व का लगभग 25% जो व्यापार होता है ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग के सहारे ही होता है। इसमें पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो भी बंदरगाह हैं, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे जितने भी बंदरगाह हैं उनको जोड़ने का काम करता है, और विश्व के 2 बृहत विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम ये करता है। एक चीज़ आपको जानना होगा कि विश्व के जो 50 सबसे बड़े समुद्री पत्तन हैं उनमें से 30 समुद्री पत्तन इसी उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं। कुछ यूरोपीय तट के पत्तन हैं और कुछ अमेरिकन तट के पत्तन। यूरोपीय में लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, बोस्टन ग्लासगो, साउथहैम्पटन, हैम्बर्ग, रोटरडम और एंटवर्प, ये यूरोपियन कंट्री के पत्तन हैं जो बहुत बड़े बड़े पत्तन हैं। और यहाँ से बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ जो है अमेरिकन कंट्री के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ अगर उत्तरी अमेरिका के तटों को देखेंगे तो इसमें हैलिफैक्स, फिलाडेल्फिया, न्यू ऑरलियंस, न्यूयॉर्क, बोस्टन, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, बाल्टिमोर और फिलाडेल्फिया, ये जो है प्रमुख पत्तन हैं। इसको हम आपको मानचित्र में दिखा दे रहे हैं कहाँ पर ये चीज़ें स्थित। हाँ, आप ये देख सकते हैं, ये है यूरोपियन कंट्री और ये है अमेरिका। जो मोटी लाइन दिखाई जा रही है
इसका मतलब उस पर एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, अभिगम्यता ज़्यादा है, यानी वहाँ पर गमनागमन ज़्यादा होता है। ये आप देखते हैं लंदन से लेकर के न्यूयॉर्क तक बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े मालवाहक जहाज़ जो है आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार से हमने बताया था कि लिवरपूल और क्या कहते हैं लंदन, ग्लासगो, साउथहैम्पटन, एम्बर्ग, इस क्षेत्र में प्रमुख जो है पोर्ट हैं। और इसी तरीके से न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियांस, यहाँ पर फिलाडेल्फिया और क्या कहते हैं बाल्टीमोर, हैलिफैक्स, बोस्टन, क्यूबेक, ये सब उत्तरी अमेरिका के पत्तन हैं जो यूरोपियन कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो विश्व का ये सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है और 25% व्यापार जो है इस मार्ग के द्वारा किया जाता है। इसको हम एक मानचित्र और भी हमने स्पष्ट रखा था, आप इसको ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ये अस्पष्ट है। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए लंदन इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख बंदरगाह है और न्यूयॉर्क इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। दोनों के बीच में एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये मार्ग, ये देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा है और इसके उत्तर वाला क्षेत्र ही जो है उत्तरी अटलांटिक ओशियन कहलाता है, यहाँ पर है। और इसी तरीके से ये जो परिवहन मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है, ये अन्य देशों के मार्ग के लिए भी जो है प्रमुख प्रशस्त करता है। लेकिन इसमें जो अभी मैंने बताया कि यूरोपीय कंट्री के बंदरगाह और इस क्षेत्र के बंदरगाह किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जो समुद्री मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अब चलते हैं हम एक दूसरा मार्ग, भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग, दूसरा। हाँ, भूमध्य सागरीय एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग। ये जलमार्ग जो है यूरोपियन कंट्री से भूमध्य सागर को आता है, फिर भूमध्य सागर से सुएज नहर होते हुए लाल सागर को पार करके ये भारत यानी पूर्वी दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ने का ये काम करता है। ये जैसे ही लाल सागर को पार करता है, इसकी दो ब्रांच होती है। एक तो अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे डरबन तक चला जाता है और दूसरा पूर्वी एशियाई देशों तक ये चला जाता है। इसको मैं मानचित्र पर दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा भूमध्य सागरीय मार्ग है। हाँ देखिए, भूमध्य सागरीय मार्ग यहाँ पर यूरोपियन कंट्री के जो बंदरगाह हैं उनसे होता हुआ यहाँ पर भूमध्य सागर में आता है। भूमध्य सागर से ये सुएज नहर को पार करके यहाँ पर लाल सागर से होता हुआ अदन की खाड़ी पर पहुँचता है। अदन की खाड़ी के पास में इसकी दो ब्रांच हो जाती है। एक ब्रांच ये दक्षिण में होते हुए यहाँ डरबन तक आ जाती है, दूसरी शाखा ये पूर्वी एशियाई देशों के साथ में चली जाती है, जिसमें भारत, मुंबई, फिर कोलंबो और आगे की तरफ यहाँ पर क्या कहते हैं पर्थ, मेलबोर्न, सिडनी, यहाँ तक जो है ये मुख्य रूप से आ जाते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक ये जुड़ता है। यानी आप जान लीजिए यूरोपियन कंट्री से भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, फिर लाल सागर को जैसे पार करेगा ये वैसे दो ब्रांच हो जाएगी। एक पूर्वी एशियाई देशों को चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक, और दूसरा जो है यहाँ डरबन तक आ जाएगा। इसी को हम भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय जलमार्ग मुख्य रूप से कहते हैं। अगला है केप ऑफ गुड होप मार्ग, तीसरा। आप पॉइंट को भी नोट करते चलिएगा। केप ऑफ गुड होप मार्ग या इसको उत्मांसा अंतरीप मार्ग भी कहते हैं।
ये विश्व का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ये प्रमुख मार्गों में से एक है और ये प्राचीनतम मार्ग है। जब विश्व के विभिन्न देशों की खोज हो रही थी, भारत की खोज हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका की खोज हो रही थी, तब इस मार्ग के सहारे व्यापार होता था, खासकर जब तक सुएज नहर नहीं बन गई थी। 17 नवंबर 1869 के पूर्व तक यह जो है एक प्रमुख मार्ग था यूरोपीय देशों और एशियाई देशों को जोड़ने का। इसको हम केप ऑफ गुड होप मार्ग कहते थे। इसका एक चित्र मैं यहाँ पर छोटा सा बना दे रहा हूँ, आप इसकी सहायता से भी जान सकते हैं। देखिए, ये यूरोपियन कंट्री हैं। यहाँ पर जो बंदरगाह थे वहाँ से होता हुआ यह मार्ग ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ से होता हुआ फिर ये अरब सागर में होता हुआ मुंबई, गोवा यहाँ तक पहुँचता है और यही मार्ग जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इधर तक चला जाता है। इसी मार्ग को हम केप ऑफ गुड होप मार्ग के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। इसको मैं दूसरे मार्ग में भी बता देता हूँ। ये मार्ग पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मैंने बता दिया। पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका का पश्चिमी भाग होते हुए फिर जो है ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक ये मुख्य रूप से जाता है। ये एक लंबा जल मार्ग है जो सुएज नहर के पहले ज़्यादा प्रचलन में था। इसको आप मानचित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। ये देखिए, केप ऑफ गुड होप मार्ग, यहाँ से ये मार्ग चलता है यूरोपियन कंट्री के बंदरगाहों से और ऐसे होता हुआ पश्चिमी अफ्रीका से होता हुआ यहाँ केप टाउन बंदरगाह है और फिर ऐसे डरबन होता हुआ कुछ जो है ऐसे अफ्रीकन तट से होता हुआ यहाँ पर श्रीलंका, कोलंबो, मुंबई और यही मार्ग जो है ऐसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी चला जाता है। आगे की तरफ ये यहाँ पर निकलता है मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, यहाँ पर जो। तो ये मुख्य रूप से अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका का पश्चिमी भाग, दक्षिणी अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनको जोड़ने का जो मार्ग काम करता था उसको केप ऑफ गुड होप मार्ग कहते थे। लेकिन 17 नवंबर 1869 के बाद में जब सुएज नहर को खोल दिया गया तो ये प्रमुख मार्ग ना होकर के ये प्रमुख मार्ग हो गया, यानी जो सुएज नहर मार्ग है उसकी वो जो है ज़्यादा प्रचलन में आ गया। इस मार्ग का महत्व थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इसके द्वारा लगभग 7,000 से लेकर 10 और 12,000 की दूरियां जो है विभिन्न देशों के मध्य कम हो जाती थी, इसलिए इस मार्ग को ज़्यादा महत्व दिया गया। अगला है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसी को भी इसी मानचित्र में हम देख लेते हैं, आप पॉइंट नोट कर लीजिए। चौथा, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लंदन से कोई अगर जहाज़ चलता है तो ऐसे जो है, हाँ, ये यहाँ से होता हुआ ठीक है, इसी में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंदन से क्या कहते हैं, जो यूरोपियन कंट्री बंदरगाह हैं वहाँ से होता हुआ ये जो है पश्चिमी अफ्रीका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग यानी रियो डी जेनेरो, बेलम और ये मोंटेविडियो होता हुआ ये दक्षिणी भाग तक, यहाँ तक जो है चला जाता है। इसको हम दक्षिणी अटलांटिक मार्ग के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, यानी यहाँ से चलता है लंदन से। लंदन ही नहीं बल्कि और भी बंदरगाह हैं। तो ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग,
और फिर यहाँ ब्राज़ील के रियो डी जनेरो से होता हुआ उरुग्वे और अर्जेंटीना तक ये मुख्य रूप से जाता है। अब अगला चलते हैं उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग ये विषुववृत्त यहाँ से होकर गुजरेगा और इसके उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग के जो जलमार्ग हैं वो लंबी दूरी को तय करते हैं। ये ज़्यादातर अमेरिका के जो पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, उनको जो है एशिया के पूर्वी भाग के बंदरगाहों को जोड़ने का काम मुख्य रूप से करते हैं। इसलिए यह मार्ग जो है एक प्रमुख मार्ग ये भी है। यहाँ पर जापान में योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, सिडनी, ऑकलैंड, होनोलुलु, ये जो है उत्तरी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी तट हैं और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं एशिया के जो पूर्वी भाग हैं उनको आपस में जोड़ने का ये काम करते हैं। अभी हमने बता दिया ये वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को इस क्षेत्र के बंदरगाह हैं और योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर ये जो है एशिया के पूर्वी भाग के बंदरगाह हैं। इनको आपस में जोड़ने का काम उत्तरी हिंद प्रशांत महासागरीय मार्ग करता है। अब इसी प्रकार से एक दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग है। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग अगर देखें तो ये बहुत ही लंबा मार्ग है। कुछ जहाज़ें जो है इस क्षेत्र से भी आगे चलती हैं, कुछ यूरोपीय कंट्री से भी आती हैं। अब देख लीजिए, इसको मैं बता दूं, यहाँ यूरोप से आने वाले जहाज़ आएंगे यहाँ पर कोलोन पत्तन पर, पनामा तट पर, और इस पनामा नहर के जरिए, जब पनामा नहर बन गया है उसके पूर्व तो ये यहाँ से घूम करके आते थे। पनामा नहर जब तक नहीं बना था तब तक यहाँ के जहाज़ जो है यहाँ रियो डी जनेरो फिर ये अर्जेंटीना होते हुए यहाँ घूम करके तब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न तक जाते थे। लेकिन जब पनामा नहर बन गया तो इस यूरोपियन कंट्री से पनामा नहर और फिर पनामा नहर से आते थे यहाँ पर होनोलुलु। होनोलुलु एक तरीके से कैरिया पोर्ट है, यानी एक ऐसा पत्तन है, इसको जो है हम दूसरा पत्तन कहते हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में। इस पत्तन के होनोलुलु पत्तन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ के जो जहाज आते थे वो यहाँ पर विश्राम करते थे और यहाँ पर विश्राम करते थे और अपने जलयानों में ईंधन भराते थे। फिर यहाँ से रवाना होकर के सिंगापुर या सिडनी या योकोहामा, ठीक है, इन क्षेत्रों पर ये जाते थे मुख्य रूप से। तो आप देख रहे हैं दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग यूरोप से पनामा, पनामा से होनोलुलु, होनोलुलु से सिंगापुर, योकोहामा, सिडनी, मेलबर्न, यहाँ तक ये मुख्य रूप से ये मार्ग जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विश्व के प्रमुख महासागरीय मार्ग कौन कौन से हैं। इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले करके और इसको मुख्य रूप से आप देख लीजिएगा। हमने आपको बताया उत्तरी आंध्र महासागरीय मार्ग, दक्षिणी आंध्र महासागरीय मार्ग, भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय मार्ग, और फिर ये उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग और केप ऑफ गुड होप मार्ग। इन मार्गों के बारे में हमने बता दिया। ये प्रमुख समुद्री मार्ग थे। इसी का एक चित्र और यहाँ पर था, इससे भी आप जान सकते हैं। इसमें डायरेक्ट इसमें एक्सेसिबिलिटी को दिखाया गया है। जो लाइनें मोटी हैं यानी वहाँ पर गमनागमन बहुत ज़्यादा होता है, और जो लाइनें कम मोटी हैं, पतली हैं, वहाँ पर गमनागमन कम हो जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग और ये मार्ग जो है भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय मार्ग, ये जाता है यहाँ तक। और फिर आप देखेंगे ये मार्ग केप ऑफ गुड होप मार्ग है, ये और उसके बाद में ये देखेंगे ये मार्ग दक्षिणी अटलांटिक मार्ग है, यहाँ पर आता है। और फिर यही मार्ग पनामा से होता हुआ उत्तरी आंध्र महासागरीय मार्ग और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग के रूप में प्रचलित है। तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। ये आपका मुख्य रूप से जो चैप्टर है क्या कहते हैं प्रशांत क्या कहते हैं महासागरीय मार्ग, ये कंप्लीट होता है। और आगे हम चलते हैं। अब दो जलमार्ग और हैं, स्वेज नहर जलमार्ग, नहरों के बारे में और नदियों के मार्ग जो होते हैं उनको बताते हैं। इस समुद्री मार्गों के बारे में जो 5-6 मार्ग हमने बताए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं।
और कुछ विश्व के प्रसिद्ध नहरें हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली नहर है सुएज नहर। सबसे पहले हम सुएज कैनाल का लोकेशन बता दे रहे हैं। ये है सुएज नहर। यहाँ पर ये रेड सी है और ये है मेडिटेरियन सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी के स्थलीय भाग को काट करके सुएज नहर बनाई गई है। और ये जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। जान लीजिएगा आप, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर के पास में उत्तरी भाग में एक पत्तन है जिसको हम पोर्ट सईद के नाम से जानते हैं। और लाल सागर का जो आखिरी बिंदु है इस नहर का, उसको हम पोर्ट सुएज के नाम से जानते हैं। इस सुएज नहर को बनाने का काम एक फ्रांसीसी इंजीनियर डी लेसेप्स को सौंपा गया था और इसने इस नहर का निर्माण किया 17 नवंबर 1869। 17 नवंबर 1869 को यह नहर यातायात के लिए खोल दी गई थी। इस नहर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस नहर का जलस्तर और जो समुद्र का जलस्तर है दोनों एक दूसरे से मेल खाता है। दोनों का जल स्तर जो है वो समान है। ये नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कहलाती है और इस नहर के द्वारा जो विश्व के विकसित देश हैं उनका 90% व्यापार, जो स्थलीय भाग के नहरों के द्वारा होने वाला जो व्यापार है उसका 90% व्यापार जो है इस नहर के माध्यम से होता है। इस नहर की लंबाई लगभग 165 मीटर लंबी है और 165 किलोमीटर ये लंबी है। 60 मीटर ये नहर चौड़ी है और लगभग 12 से लेकर के 19 मीटर तक इसकी गहराई। इस नहर को एक दिन में लगभग बता रहे हैं कि 100 जहाज प्रतिदिन आवागमन आसानी के साथ हो सकता है और इसको पार करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं इस नहर को पार करने में, यानी उत्तरी छोर से लेकर पोर्ट साइड से लेकर के पोर्ट सुएज तक। इसका जो है कहते हैं कि 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। लेकिन जो जहाज़ यूरोपीय कंट्री से सुएज नहर के मार्ग के द्वारा आते हैं उनको ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है, इसलिए बहुत से जलमार्ग जो है केप ऑफ गुड होप का ही अनुसरण करते हुए जाते हैं। एक तरीके से केप ऑफ गुड होप जो जलमार्ग था वो एक सस्ता जलमार्ग था, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन इस नहर के जो है बन जाने से एक तो दूरियां कम हो गई और कम समय में उत्पादित वस्तुओं को एक दूसरे के क्षेत्र में आसानी के साथ भेजा जा सकता है। इस नहर के विस्तारीकरण की भी योजना की शुरुआत हो गई है। अब ये नहर लगभग 193 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होने वाली है। इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है और लगभग 72 मीटर, जो 60 मीटर था उसको 72 मीटर चौड़ाई में बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं आपको बता दूं
कि इस नहर के द्वारा जो उत्तमांशा अंतरीप के द्वारा मार्ग जो आते थे केप ऑफ गुड होप के मार्ग के, तो उसमें एशियाई देशों और यूरोपीय देशों की बीच की दूरी हमने अभी बताया था कि लगभग 7,000 से लेकर 10-12 हज़ार किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसलिए इस मार्ग का जलमार्ग का जो है बहुत ही बड़ा महत्व हो गया है। यहाँ से यूरोपीय कंट्री से जो तैयार माल हैं, ज़्यादातर मशीनरी, उर्वरक के सामग्री, वो जो है एशियाई देशों में भेजे जाते हैं। इसी प्रकार से भारत से चाय, चीनी और उधर मलेशिया से रबड़, श्रीलंका से भी चाय और जो खाड़ी तटीय देश हैं उन देशों से खनिज तेल का जो है निर्यात यूरोपीय कंट्री को किया जाता है। और उधर से यूरोपीय कंट्री जो है मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं और क्या कहते हैं उर्वरक, इनको जो है एशियाई देशों को मुख्य रूप से ये भेजने का काम करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया सुएज नहर के बारे में। इसका चित्र आप देख सकते हैं। अभी मैंने मानचित्र पर भी दिखा दिया था। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप देख लीजिए। ये अफ्रीका और एशिया जो मानचित्र अभी मैंने बनाया था, यहाँ पर आप देखेंगे सुएज की खाड़ी, ये सुएज पत्तन है और ये पोर्ट सईद पत्तन है। पोर्ट सईद ये भूमध्य सागर के उत्तरी छोर का पत्तन है और पोर्ट सईद जो है ये लाल सागर के यहाँ निकट का पत्तन है जहाँ से शुरुआत होता है। इसको ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये नहर गई है। यहाँ पर टाइना की खाड़ी है या अलकंटारा है, यहाँ पर इसके समानांतर एक रेलवे मार्ग भी बिछाया गया है। यहाँ की तरफ देखेंगे तो ये आपको मैं इसीलिए दिखा दे रहा हूँ कि ये सुएज नहर की लोकेशन किस प्रकार से है, किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि सुएज नहर के उत्तरी भाग में कौन सा पत्तन है या दक्षिणी भाग में कौन सा पत्तन है या किन किन देशों से होकर के गुजरती है, तो इस चीज़ को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। आगे की तरफ हम चलते हैं। अगली जो नहर है वो है पनामा नहर, पनामा कैनाल। ये मानचित्र में उस पनामा नहर की लोकेशन को मैं बता दे रहा हूँ, शायद में आप इसकी लोकेशन जान गए होंगे। ये क्षेत्र जो है ये पनामा नहर का है। पनामा नहर अटलांटिक ओशियन, इधर अटलांटिक ओशियन है और इधर की तरफ पैसिफिक ओशियन, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और इस पनामा नहर के बनने के कारण ही जो है यूरोपीय कंट्री और एशिया के पूर्वी देशों के मध्य जो है जल मार्गों द्वारा संबंध स्थापित हुआ है। इस नहर को बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये पनामा जल संधि को काट करके बनाई गई है, स्थल संधि को काट करके बनाई गई है। और इसको बनाने में कई ऊबड़ खाबड़ धरातल पहाड़ी बीहड़ क्षेत्र आते थे जिनको काट करके बनाया गया है। ये एक समतल नहीं है और ना ही इसका जलस्तर जो है समुद्र के जलस्तर के बराबर है। इसमें कई लाख बनाए गए हैं। और ये नहर मैं आपको बता दूं 1914 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है इस नहर का निर्माण किया गया था। एक चीज़ और जान लीजिए, ये क्षेत्र जो है कैरेबियन सी का क्षेत्र है, कैरेबियन सागर का। कैरेबियन सागर पर एक पत्तन है यहाँ पर जिसको हम कोलोन पत्तन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है वो है पनामा सिटी। ये इधर की तरफ कैरेबियन सागर की तरफ कोलोन पत्तन और इधर की तरफ पनामा की सिटी। ये 1914 में ये नहर कंप्लीट हुई और हमने बता दिया कि इसको वो पार करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है इस पूरे नहर को पार करने में। इस नहर की जो लंबाई है 82
किलोमीटर इसकी लंबाई है और 16 मीटर इस नहर की चौड़ाई है और 12 मीटर लगभग इसकी गहराई जो है वो 12 मीटर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस नहर के बन जाने से जो न्यूयॉर्क है और सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क बंदरगाह लगभग यहीं पड़ेगा, सैन फ्रांसिस्को यहाँ पड़ेगा। तो पहले जब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जलमार्ग द्वारा आना होता था तब वो इस रास्ते से होकर के यहाँ से होकर के जाते थे, यहाँ पर पहुँचते थे। अब इस नहर के बन जाने से ये रास्ता ऐसे होकर के यहाँ पर पहुँच जाता है, यानी जलमार्ग द्वारा हम इस तरीके से पहुँच जाते हैं, या तो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग द्वारा या अंतर महाद्वीपीय महामार्ग द्वारा पहुँचेंगे, या जल मार्ग के द्वारा जाना होगा तो यहाँ न्यूयॉर्क से होते हुए ऐसे आप चलेंगे और यहाँ पर पनामा नहर को पार करते हुए यहाँ सैन फ्रांसिस्को पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो गई है। इसी प्रकार से न्यू ऑरलियांस बंदरगाह यहाँ पर है खाड़ी तटीय क्षेत्र में। न्यू ऑरलियांस से अगर देखा जाए तो ये दूरी लगभग 14,200 किलोमीटर कम हो गई, क्योंकि न्यू ऑरलियांस से ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पर और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर जाना पड़ता था। तो पनामा नहर का महत्व इसीलिए बहुत ज़्यादा है, इसके द्वारा अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं और इस नहर का सबसे ज़्यादा प्रभाव दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों पर पड़ा। दक्षिणी अमेरिका के जो वेनेजुएला और ये ब्राज़ील के कुछ क्षेत्र ये बहुत तेज़ी से डेवलप हुए हैं, क्योंकि इन देशों के बीच में व्यापारिक संबंध अच्छे से स्थापित हुए हैं और इसलिए दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी तेज़ी के साथ विकसित हुई है। अब इस नहर के द्वारा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे मानचित्र को, अगर इसका पूरा मानचित्र बनाया जाए तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होनोलुलु बंदरगाह यहाँ पर है, तो यहाँ से जो है इनका आयात निर्यात होता है। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरियों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो वहाँ से मांस, डिब्बाबंदी और पनीर जो है इन देशों को भेजा जाता है और वहाँ से भी तमाम चीज़ें जो है चीन, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड से यूएसए के बीच में बहुत तेज़ी के साथ व्यापार हुआ है। उधर की वस्तुएं, सेवाएं जैसे कॉफ़ी, कहवा इसी मार्ग से आकर यहाँ पर देशों को पहुँचता है और यहाँ से भेड़ बकरी के मांस, ऊन, खालें और उनसे निर्मित तमाम उत्पाद जो है अमेरिकन कंट्री को भेजे जाते हैं। तो ये था आपका पनामा नहर, इसको भी आप मानचित्र पर देख सकते हैं। ये पनामा नहर यहाँ पर पनामा से लेकर के और यहाँ पर कोलोन, ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है जो कोलोन पत्तन है, और आप देख रहे हैं कि ये कई लॉक्स बनाए गए हैं, जैसे गाटुम लॉक्स, मीराफोर लॉक्स, यहाँ पर प्रशांत महासागर के पास में मीराफोर लॉक्स, और यहाँ पर कोलोन, यहाँ पर क्या कहते हैं गाटुम लॉक्स बनाए गए। यानी इसको बनाने में 3 लॉक्स हैं, एक गाटुन झील, पेट्रो झील और मायराफोर्स झील। तो गाटुन झील जो है वो यहाँ पर है, ये गाटुन बांध या गाटुन लेक्स यहाँ पर बनाया गया है, और क्या कहते हैं मायराफोर्स झील यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर है मायराफोर्स लॉक्स, और इसके बीच में है पेट्रो झील, वो इस क्षेत्र में जो है बनाया गया है, इसमें नहीं दिखा दिया है। तो ये 3 लॉक्स जो है बनाए गए हैं। तो यही था पनामा नहर, इसका चित्र भी आपने देख लिया इस पर। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। ये थे 2 प्रमुख नहर जिनके बारे में आपने पढ़ा। इसी प्रकार से कुछ नहरें और हैं जिनको आपको जान लेना ज़रूरी है। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि ये नहरें किस किस को जोड़ती हैं। तो एक है सू नहर, इसको याद रखिएगा। सू नहर, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ने का काम करती है। यानी दोनों नहरों का जो संबंध है वो सू नहर के द्वारा है। इसके बाद में है वेलैंड नहर।
ये इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ने का काम वेलेंड नहर करती है। इसी प्रकार से और है इरी नहर। इरी नहर जो है ये इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने का काम करती है। तो ये दोनों हैं, तीनों नहर जो है ग्रेट लेक्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झीलों के पास में ही स्थित है। उनका संबंध इन्हीं नहरों से है। इसको आप देख लीजिएगा मानचित्र में कहाँ पर है। और भी नहर हैं जैसे कील नहर, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद में एक और है गोटा नहर, स्वीडन में है। ये गोटनबर्ग और स्टॉकहोम, स्टॉकहोम और गोटनबर्ग को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये गोटा नहर है। तो ये चीज़ें आप जान गए होंगे कि पनामा नहर, स्वेज नहर, सू नहर, वेलेंड नहर, इली नहर, किरिल नहर, गोटा नहर किन किन क्षेत्रों को आपस में या किन किन सागरों को या किन किन झीलों को जोड़ने का काम करती है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको आपको विशेष रूप से जानने की ज़रूरत है। अब इसके बाद में मैं कुछ आंतरिक जलमार्ग को बता रहा हूँ, क्योंकि ये जलमार्ग का जो चैप्टर चल रहा है इसको आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। अब ये केवल नहरों के द्वारा और समुद्री मार्गों के द्वारा ही व्यापार नहीं होता है। बहुत सा व्यापार जो है नदी जलमार्गों के द्वारा होता है। जैसे राइन नदी जलमार्ग विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग राइन नदी है। इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। लगभग 1230 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी विस्तृत है और इसको हम विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कहते हैं या आंतरिक नदी जलमार्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक नदी जलमार्ग राइन नदी जलमार्ग। और विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर मार्ग, जल नहर मार्ग स्वेज नहर। याद रखिएगा, नहर में स्वेज नहर, नदी में राइन नदी जलमार्ग और समुद्री जलमार्गों में उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व के सबसे ज़्यादा व्यस्ततम मार्ग हैं जिनसे अधिकांश व्यापार किया जाता है। तो राइन नदी जो है ये नीदरलैंड, जर्मनी से होकर के प्रवाहित होती है और ये स्विट्जरलैंड में बेसल से लेकर के नीदरलैंड में रॉटरडम तक, स्विट्जरलैंड के ये बेसल से और क्या कहते हैं नीदरलैंड के रॉटरडम तक ये लगभग 700 किलोमीटर ये नौगम्य है। यानी यहाँ इस क्षेत्र में जो है इनका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है इस जलमार्ग का और इन दोनों क्षेत्रों के बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। यह जलमार्ग
विश्व के एक संपन्न कोयला क्षेत्र से हो करके ये गुजरता है और इसी में एक रूर नदी आकर के मिलती है। आपने सुना होगा जर्मनी का रूर बेसिन। तो रूर नदी इस राइन नदी के पूर्व में, जैसे राइन नदी का जो क्षेत्र भी आप देखेंगे मानचित्र पर, तो ये जो है इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ तक पूरब से आकर के रूर नदी इसको में मिलती है। क्योंकि रूर नदी एक कोयला क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है, इसलिए उसको कोल नदी या कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी का जो रूर नदी का क्षेत्र है, ये एक संपूर्ण जो है कोयला क्षेत्र माना जाता है। और इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज की भी खानें पाई जाती हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। विनिर्माण उद्योगों का विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ है। और यहाँ पर इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित एक पत्तन है जो प्रसिद्ध है। और आगे हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा करके स्पष्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए, राइन नदी जलमार्ग है। पहले इसको एक संपूर्ण अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पर ये स्विट्जरलैंड के बेसल से लेकर के हमने बताया था, और ये जो है नीदरलैंड के रडारडम तक, इतने क्षेत्र तक ये नौगम्य है। लगभग 700 किलोमीटर का क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत हमने अब आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इन सब क्षेत्रों को मिलाता हुआ उत्तरी सागर से होता हुआ ये जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में मिल जाता है। यानी इसका संबंध जो है एक संपन्न कोयला क्षेत्र, संपन्न विनिर्माण उद्योग क्षेत्र से लेकर के उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग तक है। तो इस क्षेत्र में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पत्तनों पर उसको जो है भेजते हैं, और वहाँ से वो बड़े बड़े जलयानों में उनको लाद करके और फिर ये अमेरिकन कंट्री को जो है भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका भी चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से है। इस जलमार्ग में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 से अधिक समुद्री जलयानों का आवागमन होता है। मालवाहक पोतों द्वारा वस्तुओं और सामग्रियों का लेन देन मुख्य रूप से होता है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। एक दूसरा जलमार्ग है जिसको हम डेन्यूब जलमार्ग के नाम से जानते हैं। डेन्यूब नदी जलमार्ग। हाँ, डेन्यूब नदी जो है ये महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके और अनेक देशों से होती हुई पूर्व तक बहती है। ये पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रों को अपनी सीमाएं प्रदान करती है। यह टराना से सेवरिन तक नौकायन है, और इस क्षेत्र में गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी, इन चीज़ों का डेन्यूब नदी के द्वारा आवागमन होता है। इसको आप मानचित्र में देख सकते हैं। अगला है वोल्गा नदी जलमार्ग। वोल्गा नदी एक विस्तृत जल प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती है। वोल्गा और यूराल, ये दोनों नदियां कैस्पियन सागर में आकर के उत्तर से दक्षिण की ओर गिरती हैं। लगभग 11,200 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग ये है वोल्गा नदी का, और इसी से वोल्गा मास्को नहर द्वारा इसको मास्को क्षेत्र से जोड़ा गया है। वोल्गा डान नहर द्वारा काला सागर तक नौ परिवहन संभव है। तो ये भी मुख्य रूप से है। एक और है, हम बता दे रहे हैं इसको संक्षेप में, सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो महान झीलें हैं, वहाँ पर एक एंटोरियो झील है, और एंटोरियो झील को सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ने का जो जलमार्ग है वो है सेंट लॉरेंस जलमार्ग। एक बार फिर से जान लीजिए, एंटोरियो झील को अटलांटिक महासागर में सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ने वाले जलमार्ग को हम सेंट लॉरेंस जलमार्ग कहते हैं। और इस नदी पर का एक द्वीप है, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, वो एक प्रकार से नदी द्वीप पर ही जो है विस्तृत है। इसको आप मानचित्र में देख सकते हैं, वोल्गा डान नहर को। ये राइन नदी जलमार्ग और ये वोल्गा जलमार्ग, इसको आप देख रहे हैं। ये काला सागर है, कैस्पियन सागर है, और ये जो मार्ग दिखाई दे रहा है यही वोल्गा डान
जलमार्ग हैं। अब जो अगला चैप्टर है मुख्य रूप से जलमार्गों के रूप में, और इन जलमार्गों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का जो संबंध जोड़ने का काम करते हैं वो होते हैं पोर्ट या बंदरगाह। तो अब हम आगे की तरफ पोर्ट या बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। पॉज कर देना। तो चलते हैं, जो प्रमुख पत्तन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बंदरगाहों के बारे में, बंदरगाहों की क्या स्थितियां हैं, किस महाद्वीप में, किस तट पर कौन से बंदरगाह हैं, इसको आपको देख लेना है। बंदरगाहों के जो प्रकार हैं ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन प्रकारों को हम आपको बताते हैं। टाइप्स ऑफ पोर्ट। सबसे पहले जान लीजिए कि पोर्ट है क्या। पोर्ट पत्तन, इसको हिंदी में पत्तन कहा जाता है। ये लैटिन भाषा के पोर्टा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डोर या गेटवे। डोर या गेटवे, इसका मतलब ये होता है द्वार। डोर या गेटवे का मतलब होता है द्वार, यानी एक ऐसा द्वार जहां पर हम किसी क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं और हम दूसरे द्वार पर जा करके वहां पर रुकते हैं। तो कहने का मतलब है पत्तन का संदर्भ जो है इसी द्वार से लगाया जाता है, जहां से हम किसी क्षेत्र से आकर के रुकते हैं और उस क्षेत्र से जाकर के दूसरे स्थान पर रुकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आप लोग मान लीजिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर यात्रा करते हैं या लंबी यात्रा करते हैं, तो आपको किसी एक स्टेशन से होकर के जाना पड़ता है, जिसको आप रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। अगर रेल मार्ग से जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो उसको हम बस स्टेशन भी कह सकते हैं, और अगर वायु मार्ग से जा रहे हैं तो उसको हम हवाई अड्डा कह सकते हैं। उसी प्रकार से समुद्री मार्गों की दूरियां जिन क्षेत्र से या जिस स्टेशन से तय की जाती है उसको हम पोर्ट या बंदरगाह कहते हैं। और इन बंदरगाहों का हमारे जो है पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा ही बड़े बड़े जलयानों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है समुद्री मार्गों के द्वारा। और ये ठहरने के, माल उतारने के, चढ़ाने के जो है प्रमुख क्षेत्र होते हैं। पत्तन किसी देश के व्यापारिक संबंधी गतिविधियों को, आयात निर्यात को एक सुविधाएं प्रदान करते हैं, और एक ऐसे तटीय क्षेत्र होते हैं जहां से जलयान अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये यात्रियों के उतरने, ठहरने, सामान को लादने और एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये देश के आंतरिक भागों को सड़कों, रेल मार्गों द्वारा सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। इनका संबंध जो होता है वो देश के आंतरिक भागों में सड़क मार्गों और रेल मार्गों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। चलिए हम देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि 90% जो व्यापार होता है पूरे विश्व बाजार का, वो लगभग इन्हीं पत्तनों के द्वारा, पोर्ट के द्वारा ही होता है। चलते हैं पत्तनों के प्रकार देखते हैं। पहला है अवस्थिति के आधार पर, यानी लोकेशन कहाँ पर है। हाँ, अवस्थिति के आधार पर, ठीक हो गया। ये दो प्रकार के पत्तन होते हैं। पहला पत्तन होता है इनर पोर्ट, आंतरिक पत्तन। ये ऐसे पत्तन होते हैं जो स्थलीय भागों के कुछ आंतरिक भाग में बने हुए होते हैं, और इनका संबंध जो है नहर या नदी के द्वारा
मुख्य समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब है ये ऐसे बंदरगाह या पत्तन होते हैं जो समुद्री मार्गों यानी नहरों और नदियों के द्वारा देश के आंतरिक स्थल खंडों पर बने हुए होते हैं। ये किसी नदी के सहारे या नहर के सहारे इनका जो है संपर्क जुड़ा हुआ होता है। जैसे ब्रिटेन में मैनचेस्टर, हुगली नदी पर आप जानते हैं कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता। इसी प्रकार से यांगटीसी क्यांग नदी पर यांगटीसी क्यांग नदी पर हानकाऊ, और राइन नदी पर डुइसबर्ग। ये जो पत्तन होते हैं ये किसी नदी या नहर के सहारे जो है आंतरिक भाग में यानी समुद्री प्रमुख समुद्री मार्ग जो होते हैं, समुद्र का जो क्षेत्र होता है उससे थोड़ा सा अंदर हट करके बने होते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक चित्र यहाँ बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए समुद्र का एरिया है। अब इस क्षेत्र में कोई नदी ऐसे आकर के बह रही है, तो अगर इसी क्षेत्र में मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो इसी के आसपास कोई सुविधाजनक क्षेत्र पर जो है बंदरगाह को बना दिया जाएगा और फिर ये इस नदी द्वारा या नहर द्वारा इसका संबंध प्रमुख समुद्री मार्गों से हो जाएगा। इसी को हम इनर पोर्ट या आंतरिक बंदरगाह, आंतरिक पत्तन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पत्तन है बाह्य पत्तन। देखिए ये लोकेशन के आधार पर है, अंदर स्थल खंड की तरफ काट करके बनाए गए जो पत्तन होते हैं उनको हम आंतरिक पत्तन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत बड़े जलयानों को किसी क्षेत्र में ले जाना होता है तो वो बिल्कुल समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र तक स्थल के किनारे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर समुद्री लहरों द्वारा या नदियों द्वारा डिपोजिशन भी होता रहता है। इसलिए वो क्षेत्र थोड़ा सा उभरा हुआ या उथला हुआ होता है। इसलिए कुछ पत्तनों का निर्माण ऐसे किया गया है कि जो है समुद्र के अंदर बने हुए हैं। यानी मान लीजिए समुद्री क्षेत्र है तो उन बंदरगाहों का विकास इस क्षेत्र में किया गया है। गहरे समुद्री भागों में जिन बंदरगाहों का, यानी तट से कुछ दूर गहरे समुद्री भागों में जिन बंदरगाहों या पत्तनों का विकास किया गया है उनको हम बाह्य पत्तन के नाम से जानते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में बड़े जलयानों में सामान लाने और उतारने का काम होता है मुख्य रूप से। तो आगे चलते हैं हम। अब ये तो हो गया अवस्थिति के आधार पर। अब दूसरा जो पार्ट है वो है कार्य की विशिष्टता के आधार पर। कार्य की विशिष्टता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक पत्तन होते हैं जिनको पैसेंजर पोर्ट कहते हैं, यानी सवारी पत्तन। जिन बंदरगाहों से यात्रियों का आवागमन होता है ऐसे पत्तनों को हम सवारी पत्तन के नाम से जानते हैं। इसमें सवारियों का आवागमन होता है और ये पत्तन देश के जो भी पोर्ट होंगे वहीं से ही रेल मार्ग या सड़क मार्ग द्वारा देश के आंतरिक भागों से जुड़े हुए होंगे। जैसे मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, ये एक तरीके से एक सवारी पत्तन के रूप में भी काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े मालवाहक पोत भी उतरते हैं, लेकिन ये जो है सवारी पत्तन के रूप में भी जाने जाते हैं। और दूसरा होता है वाणिज्यिक या कॉमर्शियल, वाणिज्यिक पत्तन, कमर्शियल पोर्ट। कमर्शियल पोर्ट ये होते हैं जहाँ पर वस्तुओं और तत्वों को, पदार्थों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को या किसी क्षेत्र में उत्पादित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे पोर्ट पर या दूसरे देशों में आयात निर्यात के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे पत्तन को हम व्यापारिक पत्तन के नाम से जानते हैं, यानी जिनका प्रयोग हम मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए करते हैं। अब कुछ अन्य प्रकार के और भी पत्तन हैं, इनको भी जान लेना आपको आवश्यक है। परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं अक्सर कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन किस प्रकार का है।
तो चलते हैं, देखते हैं। एक है इंटरपॉट पोर्ट, आंत्रापोपत्तन। पहला देखते हैं, हिंदी इसकी बहुत क्लिष्ट है, इसको कहते हैं इंटरपॉट। देखिए क्या होता है, इसको पुनर्निर्यात पत्तन भी कहते हैं। ये ऐसे पत्तन होते हैं, किसी देश के सामग्री को जो लंबी दूरी वाले मार्गों को तय करना पड़ता है, तो ये किसी देश से प्राप्त सामग्री को अपने यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, अपने पत्तन पर, पोर्ट पर जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। तो जो जहाँ से इनका आयात किया गया है, उस सामग्री को, मटेरियल को मतलब एक से संग्रहित कर लेते हैं और फिर जिस देश की डिमांड होती है उस देश को ये भेज देते हैं। ऐसे पत्तनों को हम इंटरपॉट पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें यही होता है कि किसी देश से लाया हुआ मार्ग यहाँ पर संचयित करके इकट्ठा रहता है और फिर जिस देश की डिमांड होती है उस माल की, उसको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। ऐसे पोर्ट को जो है हम आंत्रपोपत्तन के नाम से जानते हैं। एक है पोर्ट ऑफ कॉल, जो अभी हम होनोलुलु का नाम ले रहे थे, उसी के बारे में पढ़ना है। पोर्ट ऑफ कॉल, लंबे समुद्री मार्ग की दूरियां जब जलयानों को तय करना पड़ता है तो वो किसी एक स्थान पर विश्राम करते हैं। जैसे आप कभी गोंडा से लखनऊ जाइए या दिल्ली को जाइए, तो रास्ते में आपको मलमूत्र विसर्जन करने के लिए या चाय पानी के लिए या नाश्ते के लिए या वाहन को तेल डालने के लिए किसी एक स्थान पर रुकना पड़ता है। वहाँ पर यात्री विश्राम भी करते हैं और वाहनों को ईंधन भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को आपने देखा होगा, तो समुद्री मार्गों के बीच में जो ऐसा पत्तन होता है उसी को हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लंबे समुद्री मार्गों की दूरी तय करने के जब तय करते हैं तो बीच में कोई ऐसा द्वीप या आइलैंड होता है जहाँ पर हम ठहराव की स्थिति उसको कह सकते हैं। वहाँ पर यात्रियों को उतारने और विश्राम करने, जलयान को ईंधन पानी उपलब्ध कराने के लिए रोका जाता है। ऐसे पत्तन को हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। वहाँ पर यात्री विश्राम करते हैं, पानी लेते हैं, भोजन सामग्री भी वहाँ पर उपलब्ध होती है। ऐसे पत्तन को हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। जैसे एक प्रमुख उदाहरण है अदन। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि अदन किस प्रकार के पोर्ट का उदाहरण है, तो ये अदन जो है पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत आता है। और पैसिफिक ओशियन में हमने बताया था होनोलुलु, ये भी एक पोर्ट है जो पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में है। सिंगापुर भी है, क्योंकि जो लंबे, जैसे मान लीजिए अफ्रीका, यूरोपियन कंट्री से स्वेज नहर, फिर इंडियन ओशियन से होते हुए फिर अगर जापान तक जाना है तो वहाँ पर सिंगापुर में विश्राम करना होगा। तो सिंगापुर भी जो है पोर्ट ऑफ कॉल का एक प्रमुख उदाहरण है। ये एक व्यावसायिक पत्तन भी है, जान लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि ये व्यावसायिक पत्तन भी है और हर प्रकार का भी है। चलिए, पोर्ट ऑफ कॉल आप जान गए। अब अगला है तेल पत्तन। तेल पत्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैंकर पत्तन और एक होता है रिफाइनरी पत्तन। हाँ, जिन क्षेत्रों में खनिज तेलों की प्राप्ति हुई है वहाँ पर टैंकरों में तेल को भरने और उतारने यानी निकालने की एक अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। ऐसे पत्तनों का विकास को हम जो ऐसे पत्तनों का विकास किया गया है जिनको हम टैंकर पत्तन कहते हैं। जैसे भारत में कोलकाता, कोचीन, बड़ोदरा, भारत में जो है कोलकाता, कोचीन, बड़ोदरा और वेनेजुएला में माराकाइबो। हाँ, वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीसिया में अल्सखीरा और लीबिया में ट्रिपोली। ये जो है प्रमुख पत्तन लीबिया में ट्रिपोली।
ये प्रमुख पत्तन जो है टैंकर पत्तन के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, टैंकर पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जहाँ पर तेलों को निकालने और लादने की प्रमुख सुविधा होती है। इनका विकास खनिज तेल वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से की गई है। अगला है रिफाइनरी पत्तन। ऐसे पत्तन, देखिए तेल पत्तन के ही प्रकार हैं, एक है रिफाइनरी पत्तन। तो ऐसे पत्तन ऐसे पत्तन जिनका विकास तेल शोधनशालाओं के रूप में किया गया है, उनको हम रिफाइनरी पत्तन कहते हैं। यहाँ पर कच्चे तेलों का संग्रहण किया जाता है, फिर उनको फिल्ट्रेट करके शोधित करके जो है शुद्ध तेल बनाया जाता है, जिसका यूज़ हम अपने वाहनों में करते हैं। ऐसे पत्तन को हम रिफाइनरी पत्तन के नाम से जानते हैं। जैसे दो पत्तन जो है सबसे प्रमुख हैं, एक फारस की खाड़ी में आबादान और एक पत्तन है एवरडीन। इनको हम रिफाइनरी पत्तन के नाम से हम जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एवरडीन उत्तरी स्कॉटलैंड में पड़ता है। इसका नाम आप याद रखिएगा, स्कॉटलैंड। और इस पत्तन के डेवलप होने, उत्तरी सागर में जब तेलों की खोज हुई तो इस पत्तन का महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एवरडीन को एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। आगे हम चलते हैं, नेवल पोर्ट, नौसैनिक पत्तन या नेवी पत्तन के नाम से हम जानते हैं। अगला है नौसैनिक पत्तन। नेवल पोर्ट ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन होते हैं और इन पत्तन को सैनिक छावनियों के रूप में भी डेवलप किया गया है। यहाँ पर नौसेना के जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं उनके आवागमन, रख रखाव की सुविधा जो है उपलब्ध होती है। जैसे भारत में कोचीन, कारवार, विशाखापट्टनम, कोचीन और विशाखापट्टनम, ये जो है नौसैनिक पत्तन के रूप में प्रमुख हैं। अब एक लास्ट में और बचता है जिसको हम कहते हैं कैरी पत्तन या कैरी पोर्ट। कैरी पत्तन या कैरी पोर्ट, कैरी पत्तन या कैरी पोर्ट ये छोटे, जो जैसे पोर्ट ऑफ काल आपने पढ़ा था कि लंबे समुद्री मार्गों, कैरी पत्तन जो होता है ये छोटे समुद्री मार्गों के बीच में यात्रियों के आने जाने की सुविधा और डाक या किसी पत्र को ले जाने ले आने की सुविधा जो है कैरी पोर्ट के द्वारा उपलब्ध होती है। ये छोटे समुद्री मार्गों को यात्रियों को चढ़ाने उतारने की सुविधा प्रदान करते हैं और डाक के लेन देन का भी काम करते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल में एक और डोवर और दूसरी तरफ कैले पत्तन, ये जो होते हैं, इनका नामकरण कैरी उन पत्तनों के नाम पर पड़ा जिन्हें राजपत्र या पत्र के माध्यम से लाते ले जाते थे। तो कैरी पोर्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैरी पोर्ट ऐसे पत्तन होते हैं जो यात्रियों के चढ़ाने उतारने लाने ले जाने और डाक की सुविधा के लिए प्रमुख रूप से इन पत्तनों का निर्माण और विकास होता है। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा परिवहन क्या है और परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। और उसके बाद में आपने जल परिवहन को विस्तृत रूप से पढ़ा। जल परिवहन में प्रमुख जो समुद्री महासागरीय मार्ग हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। फिर जो नहर मार्ग हैं, सुएज नहर, पनामा नहर, इनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ा। और फिर जो है नदी जलमार्ग जो आंतरिक जलमार्ग के रूप में हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपने जो समुद्री परिवहन है यानी जल मार्ग है उनके बारे में पढ़ा। अगली क्लास आपकी संभवतः रेल मार्ग और सड़क मार्ग से संबंधित होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।